नवंबर वाला देखते हैं न्यूज़, ठीक है? तो इसमें पहली जो है वो है कि किसानों ने बोला है ना? 52% किसान बोले सिंचाई सुविधा नहीं, 40% मंडी शुल्क से परेशान हैं हम। तो ये किसमें बोला है? जो नीति आयोग का क्या सर्वे हुआ है 7 राज्यों के किसानों पर। अब इसमें देखें तो देश में खाद्य तेल उत्पादन और मांग में अंतर बढ़ रहा है। उत्पादन 1 करोड़ 24 लाख टन है, जबकि मांग को पूरा करने के लिए 1 करोड़ 65 लाख टन आयात करना पड़ता है। उत्पादन में कमी, आयात पर बढ़ती निर्भरता को जानने के लिए नीति आयोग ने पहली बार देश के 7 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में किसानों पर सर्वे किया है। इसमें घटते तेल उत्पादन पर 52% किसानों ने कहा सिंचाई सुविधा में कमी है। सर्वे में 40% किसानों ने कहा मंडी शुल्क बहुत अधिक है। कम उत्पादन का कारण खाद और कीटनाशक में कमी और नई कृषि तकनीकों को नहीं अपनाना है। मध्य प्रदेश में पूर्ण सब्सिडी के तहत सबसे अधिक खरीद होती है, जो 30% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश में आंशिक सब्सिडी के तहत सबसे अधिक खरीद होती है, जो 68% है। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है और 81.2% किसान सरकार से मिलने वाले एमएसपी के बारे में जानते हैं। तो ये भी बात पता चली है। अब इन्होंने और क्या-क्या बोला है तो वो देखें। तो सब्सिडी बढ़े तो तिलहन के उत्पादन में तेजी होगी, ठीक है? तो सर्वे में तिलहन उत्पादक किसानों से उपाय भी पूछे गए। तो इसमें सभी राज्यों के किसानों ने डीजल और खाद्य सब्सिडी को बढ़ाने की मांग की है, जिससे उत्पादन में तेजी आ सके। 61% किसानों ने माना है कि उन्नत तिलहन प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता की कमी है। 70% किसानों ने खाद्य प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का सुझाव दिया है। और छोटे किसानों के पास तिलहन बाजारों तक पहुंच नहीं है, वे अक्सर अपनी उपज कम दरों पर ही बेच देते हैं। ठीक है, तो यही सब बात है। ये तो पहला ही है। फिर दूसरा क्या है? तो जीएसटी बी आर गवई, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्टिस बी आर गवई नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस बी आर गवई को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और तो इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत मंजूरी दी गई है और नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। फिर आगे देखें तो जस्टिस गवई की नियुक्ति के साथ ही नालसा के मिशन को नई दिशा मिलेगी। नालसा का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, हाशिए पर पड़े लोगों को मुफ्त और सुलभ न्यायिक सहायता उपलब्ध करवाना है। नालसा की इस पहल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश का कोई भी नागरिक वित्तीय या सामाजिक बाधाओं के कारण न्याय से वंचित ना रहे। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे और उनके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के बाद यह पद खाली हो गया था। तो इनसे पहले जस्टिस खन्ना थे और अभी कौन है? वी आर गवई। ठीक है। फिर अगला देखिए तो जमनालाल बजाज पुरस्कार जनक जन कल्याण और सामाजिक कार्य के विजेताओं का हुआ सम्मान। तो इसमें देखिए जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला है ये जयपुर मुंबई। ठीक है। पुरस्कारों के 46वें संस्करण में जमनालाल बजाज फाउंडेशन की ओर से विजेताओं को जन कल्याण और सामाजिक कार्यों में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। इस वार्षिक पुरस्कार समारोह में सोसाइटी फॉर एजुकेशन एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर अभय बंग मुख्य अतिथि थे। अब किसको गया है वो देखते हैं ना सीधा ही। तो पहले ये तो देख लेते हैं। जमनालाल बजाज फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष शेखर बजाज ने कहा कि यह पुरस्कार हर साल ऐसे लोगों की असाधारण कहानियों को दुनिया के सामने लाने का माध्यम है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, आधुनिक समाज में गांधीवादी मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो समारोह में गिरजानंदन झारखंड, रश्मि भारती उत्तराखंड, डॉक्टर तुलसी मुंडा उड़ीसा, एरिक कुमेदिशा कांगो लोकतांत्रिक यानी कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को सम्मानित किया गया है। तो कौन कौन है? एक तो गिरजानंदन झारखंड के, रश्मि उत्तराखंड की, तुलसी मुंडा उड़ीसा के, एरिक कुमेदिशा कॉन्गो के। ठीक है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 46 पे। फिर है पीएम विश्वकर्मा योजना में लोन के ब्याज पर 2% अतिरिक्त अनुदान। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लाभान्वित के लिए उनके द्वारा चुका सॉरी बैंकों से ऋण लाभान्वित योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लाभान्वित के लिए उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज पर 2% अतिरिक्त अनुदान देने का आदेश जारी किया है। अब लाभार्थियों को महज 3% की ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बजट घोषणा के तहत पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण प्राप्त लाभार्थियों के लिए घोषणा की गई थी। योजना के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से लागू की गई है। योजना में भारत सरकार द्वारा कारपेंटर, बोट मेकर, शस्त्र साज, लुहार, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, चमार, फुटवियर आर्टिजन्स, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, गुड़िया, खिलौना निर्माता, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर संबंधी 18 ट्रेड से दस्तकारों को लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये 18 श्रेणी के जो हैं उनको दिया जा रहा है, सीधी बात तो ये है। अपन को तो बस ये याद रखना है, 2% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा इसमें। फिर एक न्यूज़ है, किसानों को मिलेंगे सरसों और रागी के बीज। प्रदेश के किसानों को सरसों और रागी के बीज मिलेंगे। प्रदेश के एफआरए पेटा होल्डर किसानों को बीज मिलेंगे रबी 2024-25 में सीड विलेज स्कीम के तहत। तो सीड विलेज स्कीम है, उसके तहत मिलेंगे ये। और देश भर में बीजों का वितरण इसी सप्ताह से शुरू किया जा रहा है। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सचिव कृषि पत्र को लिखा है। ठीक है, तो सीधी बात है, अपन को तो याद रखना है, सीड विलेज स्कीम है, उसके तहत दिए जा रहे हैं ये सरसों व रागी के बीज। ठीक है, फिर झालावाड़ पहला सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन शुरू झालावाड़ में। ठीक है, तो मिसरीली कस्बे में जिले का पहला सौर ऊर्जा 33 जो भी है, अभी 11 केवी ग्रिड सब स्टेशन शुरू हुआ है। जयपुर डिस्कॉम का प्रदेश में यह 13वां ग्रिड सब स्टेशन है। 3.59 मेगावाट क्षमता वाले इस ग्रिड सब स्टेशन को जयपुर से आए इंजीनियरों ने शुक्रवार रात 1:07 पर शुरू करने में सफलता प्राप्त की। कुसुम योजना के तहत स्थापित इस ग्रिड स्टेशन से मिसरौली क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए दिन में ही बिजली मिलेगी। दरअसल सरकार की मंशा है कि 2027 तक किसानों को कृषि कार्य करने के लिए दिन में ही बिजली दी जाए। यह पहला मौका होगा जब फीडर लेवल सोलराइजेशन की दिशा में काम हुआ है। इसमें खेत या बंजर भूमि पर किसानों और वेंडर्स की ओर से ग्रिड कनेक्शन और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं। मिसरौली का यह प्लांट इस योजना में झालावाड़ जिले का पहला ग्रिड कनेक्टेड प्लांट है। जयपुर डिस्कॉम के झालावाड़ के एसआई वी साय ने बताया कि जिले के मिसरौली में पहला सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन शुरू हो गया है और इसे शुक्रवार रात 1:07 पर शुरू किया गया। जिले और जयपुर के इंजीनियर की टीम ने इसे शुरू किया। अब फायदे क्या हैं? तो जयपुर डिस्कॉम को जो बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट में मिलती है, वह 3.5 रुपये में मिलेगी। सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन से काफी फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा जयपुर डिस्कॉम को मिलेगा। जयपुर डिस्कॉम को बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट मिलती है, वह 3.5 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी। अभी सीजन के समय तो बिजली की रेट बढ़कर 7 से 8 रुपए तक हो जाती है। तो झालावाड़ में पहला सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन बनाया है। अब एक न्यूज़ कौन सी है ये? तो ये टाइम क्लाइमेट 100। तो टाइम मैगजीन ने बिजनेस के क्षेत्र में जलवायु की सुरक्षा करने वाली 100 प्रभावशाली हस्तियों का चयन किया है। ये अपने तरीके से क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव को कम कर रहे हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा सहित 4 भारतीय शामिल हैं। तो कौन कौन है, इनको देख लेते हैं अपन तो बस। एक तो अजय बंगा है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। फिर एक क्लाउडिया शीनबॉम है, राष्ट्रपति हैं मेक्सिको की। एक है संदीप निजवान, सीईओ इलेक्ट्रा के। फिर एक है क्रिस्टिना बू, सेक्रेटरी है एल बिल की। फिर ग्रेग जैक्सन है, सीईओ हैं ये ऑक्टोपस ग्रुप के। फिर सुमंत सिन्हा है, फाउंडर रिन्यू के हैं। और गौरव संत हैं, ये सीईओ हैं एक्वेटिक के। फिर एमी बोवर्स, तो जो भी हैं अब ये माजिद अल सुबीत, मैगन ओ कॉन्योर, तो ये सब है। ठीक है, बस इतना याद रखना है टाइम क्लाइमेट 100 क्या है और क्या नहीं है। फिर आगे चलें अपन। तो 1400 कलाकृतियां भारत को अमेरिका को लौटाई नहीं है। ठीक है, उसमें है जैसे कि अमेरिका ने भारत को 1400 से अधिक चुराई गई कलाकृतियां वापस लौटा दी हैं, जिनकी कीमत करीब 84 करोड़ रुपए है। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं है। फिर मिस यूनिवर्स 2024, तो भारत की रिया सिंघा भी शामिल है इसमें। और इसमें जो आज आ गया है उसमें विक्टोरिया है, विक्टोरिया बन गई है मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो इसको क्या ही देखें, इसको कल की में देखेंगे। फिर है ट्रंप ने 27 साल की
कैरोलिन लेविटी को प्रेस सेक्रेटरी बनाया है। तो किस 27 साल की कैरोलिन लेविटी को प्रेस सेक्रेटरी, बस इतना याद रखना है इसमें, और तो क्या याद रखूंगा। और कैरोलिन हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के कैंपेन की नेशनल प्रेस सेक्रेटरी भी थी। तो प्रेस सेक्रेटरी किसको बनाया है? 27 साल की कैरोलिन लेविटी को। और आगे चलें। फिर पीएम मोदी ने बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 16 नवंबर तक चलेगा। यह बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य, संस्कृति पर आधारित एक बड़ा आयोजन है। तो याद रखना, हुआ तो बोडोलैंड के लिए है, पर हुआ नई दिल्ली में है। और कहाँ पे हुआ है? साई साई के जो सेंटर है ना, वहाँ पे, साई के परिसर में। फिर इसका उद्देश्य असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, पूर्वोत्तर के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी बोडो लोगों को एकीकृत करना है। फिर 16 नवंबर का इतिहास। तो आज क्या है? आज के दिन देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। पहले प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, पत्रकारिता में आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। इसका परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई, जिसे 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत काम शुरू किया। तो अपना जो प्रेस काउंसिल है, प्रेस परिषद, ठीक है, जो भी है प्रेस काउंसिल, उसने है ना 16 नवंबर को काम किया था, इसलिए अपना जो 16 नवंबर है वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इतना याद रखना और कुछ नहीं रखना। आगे चले। तो चट्टान के सैंपलों का अध्ययन। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया चंदा मामा के ज्वालामुखी की उम्र। कुछ भी। तो चीन के वैज्ञानिक व अमेरिकी सहयोगियों ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के ज्वालामुखी विस्फोटों की सटीक उम्र मापने में सफलता मिलने का दावा किया है। इसके पहले इसका अनुमान रिमोट सेंसिंग के आकलनों के माध्यम से किया जाता था। नेचर एंड साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक जून में चीन का चांग-ई 6 मून मिशन चंद्रमा की चट्टान का सैंपल लेकर पृथ्वी पर लौटा था। सैंपल का अध्ययन करने के लिए बीजिंग, तो कौन सा? याद रखना, चांग-ई 6। सबसे पहले तो अपन को याद रखना चांग-ई 6 लेके आया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अध्ययन करने के लिए बीजिंग एंड ग्वांगझू में स्थित चीन की विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में 2 शोध टीमों का गठन किया गया। शोधकर्ताओं ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग का इस्तेमाल कर बताया कि चंद्रमा के दूर हिस्से पर मौजूद सबसे पुराना गहरा गड्ढा 2.8 अरब साल पहले सक्रिय ज्वालामुखी था। तो ये सब तो काम का नहीं है, अपन को बस इतना रखना कौन सा लेके आया था, चांग-ई 6 मून मिशन। फिर आगे चलें। नाइजीरिया के डॉक्टर ने बनाया 10,814.5 वर्ग फुट का चित्र। तो नाइजीरियाई डॉक्टर फोला डेविड टोलाराम ने, तो फोला डेविड टोलाराम ने बनाया है, बस और कुछ याद नहीं रखना। और ये अनेकता में एकता का नाम दिया है, चित्र को अनेकता में एकता का नाम दिया है। और तो इसमें कुछ है नहीं। तो कौन से हैं? डॉक्टर, क्या नाम है इसका, भूल गया, अरे, डेविड टोलाराम। तो डॉक्टर फोला डेविड टोलाराम। फिर केरल की संस्कृति साकार। तो केरल के प्रमुख पर्व 41 दिवसीय द मंडला विलक्कू महोत्सव की शुरुआत शनिवार से हुई है। यह महोत्सव केरल के वृश्चिक महीने की पहली तारीख से शुरू होता है और इस दौरान सोडाड़ा, देवीनगर, महावीर नगर सहित अन्य क्षेत्रों के भगवान अयप्पा के मंदिरों में सबरीमाला मंदिर की तर्ज पर अनुष्ठान होते हैं। इस पर्व में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वामी शरणम अयप्पा शरणम के मंत्रों के साथ कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो ये सब तो अपन को कुछ नहीं आएगा, बस अपन को तो इतना याद रखना है, केरल के प्रमुख, मतलब 41 दिवस का है ये, सीधी बात है। और इसका नाम क्या है? मंडला विलक्कू महोत्सव। मंडला विलक्कू महोत्सव कौन से स्टेट का है? केरल का है मंडला विलक्कू महोत्सव। फिर आगे चलें। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो कौन से में किया है भाई? उदयपुर में। फिर हाल ही में कौन सा मंदिर यांत्रिक हाथी वाला पहला मंदिर बना है? तो यांत्रिक हाथी वाला पहला मंदिर कौन सा बना है? श्री सिद्धलिंगेश्वर स्वामी मंदिर। फिर अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम क्या रखा है? तो इसका रखा है एम पॉक्स।
फिर हाल ही में वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है मनीला, वैश्विक संपत्ति सूचकांक में, संपत्ति मूल्य सूचकांक में। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस किले को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो मयूरध्वज किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को। ठीक है। फिर आगे चले तो कूनो से मुकुंदरा 2000 किलोमीटर के गलियारे में छलांग लगाएंगे चीते। अब इसमें कुछ मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, बहुत छोटा है, मतलब क्या ही बताऊं। तो चित्तौड़गढ़ है, अपन बस इतना देख लें कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ है, गांधी सागर है, मुकुंदरा है, शाहबाद है और कूनो है। तो याद रखना है जो गलियारा बनेगा ये क्या किन किन को जोड़ेगा? शाहबाद को, मुकुंदरा को, गांधी सागर को, चित्तौड़ को। फिर है ब्राजील में वैश्विक नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। और वही है, नाइजीरिया से शुरू कर दिया इन्होंने और ब्राजील में ये G20 में हिस्सा लेंगे। बस यही है, अभी तो इसमें कुछ है नहीं, जब आएगा जब देखेंगे। और ट्राइको में कौन से, ट्रोइका में कौन कौन थे? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। अभी अपन ये 3 देश हैं ट्रोइका के हिस्से, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। और आगे चलते हैं। फिर एक राम राजा लोक में जुझार सिंह महल के नीचे निकला बेसमेंट। तो राम राजा लोक में जुझार सिंह महल के नीचे, अब ये क्या है? ओरछा। जुझार सिंह महल के नीचे निकले बेसमेंट की सफाई करते कर्मचारी। ओरछा में जुझार सिंह महल की मरम्मत के कार्य के दौरान महल में एक अत्याधुनिक कक्ष निकला। यह मिट्टी के भराव से ढक गया है। पर्यटन विभाग मजदूरों से इस कक्ष को साफ करा रहा है। यहाँ पर राजशाही दौर की जल संरचना भी मिली है। ठीक है। तो ये कौन सा है? बस इतना याद रखना है। राम राजा लोक में चल रही खुदाई में अब तक भूमिगत 4 संरचनाएं आ चुकी हैं। सबसे पहले सावन भादो के नीचे वाताकुलीन बेसमेंट मिला। इसके बाद वीआईपी पार्किंग के पास बेसमेंट के साथ जल संरचनाएं व मंदिर निकला। राम राजा धर्मशाला के नीचे के हिस्से में भी पुराने कक्ष सामने आए हैं। अब ये तो मेरे को पता नहीं है क्या है, राम राजा लोक के जुझार सिंह महल। ठीक है।